गुड मॉर्निंग। मैं पीएस परमार। मेरा आज तक का ऑब्जर्वेशन रहा है कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी क्लर्क में स्टूडेंट्स के रिजेक्शन का एक प्रमुख कारण इंग्लिश लैंग्वेज भी रहा है। हालांकि इनके कट ऑफ में तो उतार चढ़ाव होते ही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अगर कुछ पॉइंट्स पर विशेष ध्यान दे तो मेरे ख्याल से वो क्वालिफायर ही नहीं बल्कि एक अच्छा स्कोरर भी बन सकते हैं। इस कार्य को सफल बनाने में आपका मैं डेस्टिनी मेकर यानी भाग्य निर्माता तो नहीं बन सकता, लेकिन आपके सिलेक्शन में एक अच्छे नेविगेटर का काम मैं अवश्य कर सकता हूँ। सीधी बात समझें, आपका ट्रस्ट ही सिलेक्शन है। मैंने विशेष कर इंग्लिश पर जो सीरीज़ तैयार किया हूँ, आप प्रत्येक वीडियो को सिंसियरली बड़े आत्मीय तरीके से देखें, आप उनका नोट्स बनाएं और आगे बढ़ें। लेट्स मूव। हमारा आज का पहला पॉइंट आर्टिकल से रिलेटेड हुआ। ये हमारा ARTICLE आर्टिकल्स है और इनका है AN। ये है ही गोज फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। ऐसे प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा। सेंटेंस देख लीजिए आप, ही गोज़ फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, यानी एक पैटर्न आता है। पैटर्न ये आता है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स, यानी इनका मतलब ये है कि वाक्य में जितनी सब्जेक्ट की संख्या होगी उतनी ही वर्ब की संख्या होगी। ये इसी पैटर्न पर इस प्रकार के प्रॉब्लम बनाए जाते हैं। और विशेष कर मेरा ये प्रयास रहा है कि अभी तक मैं समझता हूँ कि आर्मी क्लर्क की बात करें, एयरफोर्स की बात करें या तो फिर नेवी की बात करें, ये डिफेंस सर्विसेज में इनका जो अभी तक जो मेरा मेमोरी बेस्ड रहा है, जिस पॉइंट से जहाँ से जिस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, लिए गए हैं, मैं उन तमाम टॉपिक्स को क्लियर करता चलूँगा, उन पॉइंट्स को भी क्लियर करता चलूँगा। और जहाँ जहाँ से बनते हैं या आजू बाजू जहाँ से पूछे जाते हैं ये सवाल और अभी तक पूछे गए हैं, और ज़्यादातर मेरा प्रयास हुआ कि मैं प्रीवियस ही आपको दूं। जो प्रॉब्लम बनाए गए हैं, आए हैं, पूछे हैं, जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, ये है। उनमें से एक प्रधान ये भी है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स, यानी वाक्य में जितनी सब्जेक्ट की संख्या होगी उतनी वर्ब की संख्या होगी। वाक्य में जितनी सब्जेक्ट की संख्या होगी उतनी वर्ब की संख्या होगी। तो पहले सब्जेक्ट को छांट देंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया ना, और ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। तो प्रत्येक सब्जेक्ट एक पेयर का निर्माण करेगा। प्रत्येक सब्जेक्ट एक पेयर का निर्माण करेगा, यानी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स। वाक्य में जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी वर्ब होगी, और प्रत्येक सब्जेक्ट एक पेयर का निर्माण करेगा। तो ये सब्जेक्ट तो अपना वर्ब ले लिया और बचा क्या, फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। और ये इन द मॉर्निंग है, ये कहलाता है प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन। ये है प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन है। तो ये इनको छोड़ दीजिए, ये सेंटेंस में आगे पीछे आजू बाजू ये कहीं भी रह सकते हैं, हमें इनका तनाव नहीं लेना है, इनको छोड़ दीजिए आप, ये कहीं भी रह सकते हैं। अब ये देखिए वाक है ना, वाक का क्लास क्या है, वाक का क्लास यानी ये वर्ब हो गया हमारा। क्लास का मतलब समझ रहे हैं, यानी हमारा जो तकरीबन ब्रिटिश लिंगुआ जो आंकड़े देते हैं 1 मिलियन, यानी 10 लाख जो वर्ड्स हैं वो 8 क्लास में बटे हुए हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। उसमें से प्रत्येक वर्ड कोई ना कोई 8 में से एक घर में यानी घर यानी क्लास में रहता है। अब वाक मीन्स क्या होता है, टहलना, चलना। तो ये हमारा वर्ब हो गया। तो अब यहाँ ही गोज, ये तो अपना पेयर का निर्माण कर लिया। अब वाक जो अगर वर्ब है तो इसका प्रत्येक सब्जेक्ट का एक वर्ब होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट एक पेयर का निर्माण करेगा और सब्जेक्ट पेयर का निर्माण वर्ब के साथ करेगा। तो ये वर्ब तो है, लेकिन इनका कोई सब्जेक्ट है नहीं है। तो ये वाक क्या है, टहलना हो गया, ये टहलना। तो अब ये सेंटेंस आपका गलत में हो गया। क्यों? क्योंकि पैटर्न हमारा ये था, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स। वाक्य में जितने सब्जेक्ट की संख्या होगी उतनी वर्ब की संख्या होगी। तो अब यहाँ सब्जेक्ट तो आपको दिख रहा है, यहाँ सब्जेक्ट इसका तो पेयर का निर्माण कर लिए है गोज, लेकिन वाक्य का कोई स्वामी यानी मालिक यानी कोई सब्जेक्ट नहीं मिला। अर्थात अगर मान लिया जाए वाक्य में जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी वर्ब होगी, लेकिन अगर एक से ज़्यादा वर्ब आ जाएं तो उस अवस्था में उस वर्ब के पहले आर्टिकल ए या एन लगाकर उसे नाउन बना दिया जाता है। अब यहाँ जो टहलना था, अगर ए वाक्य करेंगे आप तो अब ये वर्ब क्या बन
बन गया, नाउन बन गया। और टहलना क्या, टहल बन गया, टहल बन गया, टहल बन गया। अब ये नाउन बन गया। अब ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया ना। नाउ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। अब लिखा गया, रिटन सेंटेंस लिखा गया, वाक्य सही हो गया। अब देखिए जैसे सी टेक्स एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। सी टेक से, तो सी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और टेक क्या हो गया, वर्ब हो गया। टेक होता है ना जब किसी चीज़ को रिफ्रेशमेंट के वास्ते किया जाए, तरोताज़ा होने के लिए किया जाए, तो वहाँ टेक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्नान करना, व्यायाम करना, चाय लेना, ये सब हुआ। तो सी सब्जेक्ट हो गया, तो इसका पेयर किसके साथ बनाया, टेक के साथ बनाया। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट एक पेयर का निर्माण करेंगे, और सब्जेक्ट पेयर का निर्माण किसके साथ करेंगे, वर्ब के साथ करेंगे। यानी वाक्य में जितनी सब्जेक्ट होगी उतनी ही क्या होगी, वर्ब होगी। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स। वाक्य में जितनी सब्जेक्ट होगी उतनी वर्ब होगी। ये सब्जेक्ट अपना पेयर का निर्माण कर लिया, टेक वर्ब ले लिया। अब आपके सेंटेंस में कोई वर्ब आ रहा है। अब ये इन द मॉर्निंग क्या है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, जब सबका अपना अपना एक्सप्रेशन बनता है। एडवर्बियल एक्सप्रेशन एडजेक्टिव का बनता है, प्रीपोजिशन का बनता है। यानी उस टर्म में प्रीपोजिशन का आना, उनके संगत में दो और शब्दों का आना, यानी एक प्रकार के इडियोमेटिक टर्म ये होते हैं। तो इनको छोड़ दीजिए, इनसे हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस में कहीं भी विराजमान हो सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी रह सकते हैं। तो इनको छोड़। अब एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, व्यायाम करना, व्यायाम करना। तो ये क्या हो गया, क्लास। क्लास क्लास समझ में आ रही है ना। क्लास यानी इंग्लिश के 1 मिलियन वर्ड्स कितने क्लास में बटे हुए हैं, कितने वर्गों में, कितने घर में, 8 वर्गों में। उनमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो एक्सरसाइज का क्या हुआ, वर्ब, व्यायाम करना। ना वाले जो एक्शन वर्ड होते हैं वो वर्ब होते हैं, तो ये आपका वर्ब हो गया। तो अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब तो हो गया, लेकिन इस वर्ब का कोई मालिक बचा, कोई सब्जेक्ट है नहीं ना है। तो अगर इनका सब्जेक्ट नहीं थे तो सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि पैटर्न कह रहा था नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स। वाक्य में जितने सब्जेक्ट की संख्या होगी उतनी वर्ब की संख्या होगी, और इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट है नहीं। तो उस अवस्था में क्या कीजिएगा, इनके पहले हम आर्टिकल पुट कर देंगे, ए या एन। तो एक्सरसाइज को देखते हुए एन पुट करेंगे, तो सी टेक्स एन एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। अभी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, दिस इज करेक्ट वन। तो यानी अब हमें यही देखना है कि प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट का एक पेयर का निर्माण करेगा, और जितने सब्जेक्ट आएंगे उतनी ही वर्ब आएगी। और अगर एक से ज़्यादा वर्ब आएंगे तो उनके पहले ए या एन लगाकर उनको नाउन बना दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अगले पॉइंट में आते हैं। ये है आपका पेपर, PAPER, पेपर। ये हो गया कागज, कागज। और हो गया ये पेपर, PAPER, पेपर, यानी ये हो गया समाचार पत्र। और ये हो गया पेपर्स, PAPERS, पेपर्स। ये हो गया दस्तावेज, दस्तावेज यानी इसे कागजात बोलते हैं, कागजात। तो ये 3 प्रकार के पेपर हुए हमारे, PAPER पेपर कागज, PAPER पेपर समाचार पत्र, और PAPERS पेपर्स यानी दस्तावेज कागजात। सवाल ये है कि सेंटेंस में जब कभी पेपर का इस्तेमाल किया जाए और अगर वो पेपर कागज के लिए आते हों तो इनके पहले आर्टिकल AN के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इफ़ द टर्म पेपर स्टैंड्स फॉर कागज वी डोंट यूज आर्टिकल AN बिफोर इट। पुनः PAPER पेपर ये हमारे समाचार पत्र होते हैं। जब ये समाचार पत्र के लिए पेपर आते हों तो उनके पहले आर्टिकल AN के इस्तेमाल किए जाएंगे। पुनः अगर पेपर, इफ द टर्म पेपर्स स्टैंड फॉर दस्तावेज नॉट कागज एंड समाचार पत्र, इन दैट केस वी जस्ट यूज द बिफोर इट। अगर मान लिया जाए कि अगर पेपर्स का मतलब दस्तावेज होता हो, दिए गए सेंटेंस में अगर पेपर्स का मतलब वहाँ दस्तावेज आ रहा हो तो वहाँ उनके पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे ही इज़ राइटिंग, ये एग्जाम्पल हो गया आपका एज। ही इज़ राइटिंग ऑन अ पेपर। अब यहाँ पेपर का मतलब क्या हुआ, देखिए तो वह कागज़ पर लिख रहा है कि समाचार पत्र पर लिख रहा है, कागज़ पर लिख रहा है ना, तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जैसे ही इज़ रीडिंग अ पेपर, तो यहाँ पेपर का मतलब क्या निकला प्यारे,
ये निकला आपका समाचार पत्र निकला, हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा है। अब यहाँ ए का इस्तेमाल किया जाएगा पुनः प्लीज साइन पेपर्स, कृपया इन दस्तावेजों को साइन कर दिया जाए। तो अब यहाँ पेपर से दस्तावेज के लिए ना आ गया, दस्तावेज के लिए, तब यहाँ क्या हो जाएगा, द ना हो जाएगा बाबू, द, यानी प्लीज साइन द पेपर्स, यानी पेपर PAPER पेपर अगर कागज़ के लिए आते हों तो इनके पहले AN का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और अगर पेपर समाचार पत्र के लिए आते हों तो इनके पहले AN का इस्तेमाल किया जाएगा, और पेपर्स अगर दस्तावेज कागजात के लिए आते हों तो इनके पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। ये देख लेंगे, इनको मिटा रहा हूँ, आगे चलते हैं हम लोग। इनका एक नोट्स बनाते रहिए ताकि ये सीरीज चलता रहेगा, और इस सीरीज को आप अटेंड कीजिए और फिर देखिए आगे थोड़े मन से इनका एक नोट्स बनाइए, क्योंकि मेरा प्रयास है जहाँ जहाँ से प्रॉब्लम पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक को, पॉइंट को, वहाँ उनसे रिलेटेड और पॉइंट्स को मैं टच करता चल रहा हूँ, और ये मुख्यतः मेमोरी बेस्ड और प्रीवियस क्वेश्चंस बेस्ड ही होंगे। ये देखिए आपका नेक्स्ट, ये सब्जेक्ट है हैज, हैव, हैड प्लस AN प्लस इलनेस, ILLNESS, इलनेस यानी बीमारी। अब देखिए, जब कभी वाक्य में किसी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाए सी, उसके बाद हैज, हैव, हैड आ जाए हैज, और उसके बाद कोई बीमारी आता हो फीवर, तो उसके बाद अगर कोई बीमारी आता हो, जब कभी किसी वाक्य में किसी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल किया जाए, और उसके बाद अगर कोई बीमारी आ जाए तो उसके पहले क्या लगा देंगे, ए या एन लगाएंगे ना, तो ए फीवर, ही हैड कफ, COUGH कफ। अब ए कफ न हो जाएगा, यानी राम हैज हेडेक यानी सर दर्द, तो ए हेडेक। जब कभी कोई सब्जेक्ट आता हो, हैज, हैव, हैड आता हो, और उसके बाद कोई बीमारी आता हो, तो उसके पहले क्या होगा, ए और एन होगा, आई हैव इंसोमिया, नींद ना आना। अब यहाँ क्या आ जाएगा, एन इंसोमिया, यानी और ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो बता रहे हैं आप, पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि आपका ट्रस्ट ही आपका विजय है, आपका ट्रस्ट ही आपका सिलेक्शन है। आप ट्रस्ट करें, और ज़्यादा ठीक है, मैं सबका सम्मान कीजिए, है ना, लेकिन जो अब कहाँ कहाँ लगेगा नहीं लगेगा इन सबों को छोड़िए, बस एक सेट बनाया, इस सेट पर जो भी बीमारी आएगी ए और एन लग जाएगा, और एक द वाला केस बता देंगे जहाँ द लगेगा, बाकी सबके साथ बस वैसे ही चलना है, यानी नहीं लगाना तो नहीं लगाना है, बस अब जैसे बता रहे हैं वैसे आपको चलना है, बस ये ट्रस्ट की बात है। चलिए आगे, और आगे चलते हैं, यानी जब कभी सब्जेक्ट आ जाए, हैज, हैव, हैड आ जाए, उसके अगर कोई बीमारी आ जाए तो उसके पहले क्या लगाइएगा, ए और एन लगाइएगा। आ जाइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जनरली क्या होता है कि किसी व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन में आता है, यानी अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम प्रॉपर नाउन में आता है, और जब कभी किसी व्यक्ति का नाम आता है तो जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल ए एंड द बिफोर ऑफ अ नेम ऑफ अ पर्सन। ये थीम है, इसको समझिएगा। जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल ए एंड द बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन। सामान्यतः किसी व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हालांकि प्रॉपर नाउन्स के बहुत सारे अपवाद हैं, तो उन सबों को सीरीज में छोड़ दीजिए, है ना, उन सबों को, ये सब मेरा काम
काम है। मैं आपके कारवां को बोला हूँ आगे मंजिल तक पहुँचाने के लिए सभा के प्रथम पंक्ति में बैठाने योग्य आपको बना दूँ। और वो सभा कौन सा होगा? वो सिलेक्शन का सभा होगा, वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का जो सभा होगा उसके प्रथम पंक्ति में बैठाने के योग्य मैं बनाने का प्रयास करूँगा। ये मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि उस मामले में मैं एक अच्छे नेविगेटर का काम कर सकूँ। तो इतना ट्रस्ट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। और जनरली वी डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन, सामान्यतः किसी व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये थीम है हम लोग का, इस पर काम करते हैं। बट इफ टू पर्सन्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी, अगर दो व्यक्तियों की तुलना गुण के आधार पर किया जाए, इन दैट केस टू हुम वी मेक ए कंपैरिजन बिफोर दैट वी यूज आर्टिकल ए और एन। लेकिन अगर सामान्यतः थीम क्या था आपका? थीम था कि सामान्यतः हम व्यक्तियों के नाम के पहले आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। थीम टूट गया, अब अगला पहला कम्पैरेटिव पॉइंट जुटा। लेकिन इफ टू पर्सन्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी, दो व्यक्तियों की तुलना अगर गुण के आधार पर किया जाए तो इन दैट केस उस अवस्था में टू हुम वी मेक ए कंपैरिजन, जिससे हम तुलना करते हैं, उस व्यक्ति के नाम के पहले हम आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ जॉर्ज बुश का नाम आपने सुना होगा, जॉर्ज, ये बुश है, बुश इज हिटलर। तो यही ना मेरा कह रहा था, हिटलर, यानी कि जॉर्ज बुश की तुलना किससे किया गया? हिटलर से किया गया। तो जॉर्ज बुश हिटलर है, तो ऐसा नहीं कि जॉर्ज बुश साहब हिटलर बन गए, लेकिन कुछ क्वालिटी है। हिटलर साहब एक अच्छा ऑरेटर थे, जॉर्ज बुश भी बहुत अच्छा ऑरेटर थे। जैसा कि मैं एक बार सुना था, कॉन्फ्रेंस देखा था उनका, तो उनमें एक डिक्टेटोरियलशिप थी, एक तानाशाह का था, तो इनमें भी जॉर्ज बुश में भी था। तो अब जॉर्ज बुश का तुलना किससे किया गया? हिटलर से किया गया, तो ये हिटलर न हो जाएगा। अगर दो व्यक्तियों की तुलना ए और एन गुण के आधार पर किया जाए तो उस अवस्था में जिससे तुलना किया जाता है उसके नाम के पहले ए और एन लगा दिया जाता है। जैसे आप समझिएगा, यहाँ हो गया ही इज गांधी। गांधी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गांधी जी वाली क्वालिटी उनमें आ गई। गांधी जी वाली कुछ क्वालिटी है उनमें, यानी उनका तुलना गांधी जी सादगीधारी, नॉन वायलेंसधारी, लाठीधारी, चश्माधारी, सादगीधारी, तो वो भी हैं। तो ही इज गांधी, तो ही इज वह गांधी है, तो ही इज ए गांधी न हो जाएगा। अगर दो व्यक्तियों का तुलना गुण के आधार पर किया जाए, मोहिनी इज लता मंगेशकर, अब मोहिनी इज लता मंगेशकर, मोहिनी का तुलना किससे किया गया? लता मंगेशकर से किया गया। तो आमतौर पे किसी व्यक्ति के नाम के पहले हम आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन बट इफ टू पर्सन्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी, अगर दो व्यक्तियों की तुलना गुण के आधार पर किया जाए तो इन दैट केस टू हुम वी मेक ए कंपैरिजन बिफोर दैट वी यूज आर्टिकल ए और एन। उस अवस्था में जिसके से हम तुलना करते हैं उनके नाम के पहले ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। तो मोहिनी इज अ लता मंगेशकर ना, मोहिनी इज अ लता मंगेशकर। और पुनः बात को बने रहिएगा, बट ठीक है, माना जनरली हम आदमियों के नाम के पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि जब कंपैरिजन किया जाए दो का, तो उस अवस्था में जिससे किया जाए उनके नाम के पहले एन के इस्तेमाल किए जाते हैं। बट कभी कभार ऐसे वाक्य क्या करते हैं कि ये ओरिजिनेशन, उत्पत्ति को दर्शाते हैं, फ्रॉम वेयर इट हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया, कहाँ से हैं। तो जब ऐसे वाक्यों में जगह का नाम आ जाए, ऑफ अमेरिका, तो ऐसे वाक्यों में जब जगह का नाम आ जाए, ये थोड़ा मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रहा होगा, ऑफ अमेरिका, तो ऐसे वाक्यों में जब जगह का नाम आ जाए तो उस अवस्था में ए टूट के द जुट जाएगा। तो अगर मान ली दो व्यक्तियों का तुलना गुण के आधार पर किया जाए तो जिससे तुलना किया जाए उसके नाम के पहले ए और एन, और अगर ऑफ से फॉलो कर जाता है तो वहाँ ए टूट के द जुट जाएगा। जैसे ही इज अ गांधी, ठीक है, गांधी ऑफ माई विलेज, तो अगर मान लिया अब तो ऑफ आ गया तो ये जगह का नाम दर्शा दिया। तो अगर ऐसे वाक्य जगह का ओरिजिनेशन को दर्शा देते हैं, जगह का नाम दर्शाते हैं, तो उस अवस्था में यहाँ पर ए टूट के यहाँ द जुड़ जाएगा। अब हो गया ही इज द गांधी ऑफ माई विलेज, लेकिन ही इज अ गांधी, इट्स ओके, द गिवन सेंटेंस इज राइट बट ग्रामेटिकली राइट, बट ही इज द गांधी ऑफ माई विलेज। अब यहाँ मोहिनी इज अ लता मंगेशकर ऑफ दिस टाउन, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? अब यहाँ ए टूट के द न जुड़ जाएगा, द, तो यानी मोहिनी इज द लता मंगेशकर ऑफ दिस टाउन। पुनः ये देख लेंगे आपको कि दो व्यक्तियों की तुलना अगर गुण के आधार पर किया जाए तो जिससे तुलना किया जाए तो उनके नाम के पहले ए और एन, और ऐसे वाक्य जब ऑफ से फॉलो कर जाते हैं तो ए टूट के द जुड़ जाएगा। मिटाता हूँ।
देखेंगे प्यारे, ये हो गया आपका, अगर मान लिया जाए ये है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, ये आर है वैरायटी ऑफ। इनका मतलब होता है के प्रकार के प्रकार के। काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनका मतलब होता है के प्रकार के। अब आगे बात जा रही है, पॉइंट जा रही है कि अगर मान लिया जाए कि प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर इन टर्म काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, के प्रकार के, इनके मतलब होते हैं जब सेंटेंस में इनका इनमें से किसी एनी वन आउट ऑफ दिस ऑल, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल किया जाए और उनके बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता हो तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। पुनः समझिए, यानी काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनका मतलब के प्रकार के होता है सेंटेंस में जब इनके इस्तेमाल किए जाएंगे और इनके बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता हो। इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कम्स आफ्टर दिस ऑल द टर्म, वी डोंट यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर दैट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे अब देखेंगे टाइप, टाइप ऑफ अ बुक, बुक, तो ये गलत ना हो गया टाइप। अब ये इनके बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो उसके आर्टिकल ए एन आएगा, नहीं आएगा। काइंड ऑफ अ ड्रेस, ड्रेस, काइंड ऑफ अ ड्रेस। अब ए और एन नहीं ना आएगा इनके बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। तो लेकिन देखिए अब पॉइंट को तोड़ रहे हैं, बट अगर मान लिया जाए कि व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही। पुनः समझिए, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। वी डोंट यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट कम्स आफ्टर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और वैरायटी ऑफ। जैसे टाइप ऑफ अ बुक, काइंड ऑफ अ ड्रेस, ये सब गलत है। इनके बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। लेकिन बट व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही, अगर मान लिया जाए कि अगर इनका इस्तेमाल इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाए, प्रश्नात्मक वाक्यों में, INTERROGATIV, अगर इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाए तो उस अवस्था में इनके बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल किए जाएंगे। दैट्स व्हाई द रिटन सेंटेंस इज एब्सोल्युटली ग्रामेटिकली करेक्ट। यानी व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही, अब ये सही हो गया। यानी इनके बाद इनका मतलब के प्रकार के होता है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ का मतलब के प्रकार के होता है। इनके बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। बट लेकिन अगर इनका इस्तेमाल इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाए तो इनके बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल किए जाएंगे। देखिएगा इनको, इनका नोट्स बना लीजिएगा, आप लोग बनाते चलिएगा क्योंकि ये सीरीज है, हम लेकर ही चलेंगे आपको। हो सकता है तो डेली वीडियो दे दें आपको, अगर समय मिला तो, नहीं तो अल्टरनेटिवली हम वीडियो देते ही रहेंगे। तो ये सुविधाजनक तरीके से आपको, है ना। आगे चलते हैं और ये अगला जो पॉइंट हमारा है ये है HLMNSRFX, ये आर है प्यारे, आर है। अब ये क्या है, ये आपका ये एब्रेविएशन हो गया, एब्रेविएशन यानी ये होते हैं शब्द संक्षेप। ये शब्द संक्षेप है। ये क्या है, इनका थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा समझिएगा इनको। जैसे क्या है कि शुरुआती दौर में क्या होता था, शुरुआत से लेकर 1105 तक, यानी ओल्ड इंग्लिश का स्पेन पीरियड हो गया, और 1105 से लेकर 1500 तक मिडिल एज में अंग्रेजी आ गई, और 1500 के बाद यानी अभी ऑनवर्ड जो चल रही है अभी हमारा मॉडर्न इंग्लिश हो गया। तो यहाँ क्या हुआ कि शुरुआती दौर में बहुत सारे ग्रामेरियंस ने ऐसा लिखे हैं वे लोग कि जैसे शुरुआती दौर में जितने इनके बाद लेटर आते थे
तो उतने डॉट दिए जाते थे। लेकिन मॉडर्न एज में आने के बाद, ये मिडिल एज तक चला है ऐसा, मॉडर्न एज में आने के बाद ये प्रत्येक लेटर एक सिंबॉलिक हो गया, यानी उसको प्रतीकात्मक कहते हैं, संकेतात्मक, तो ये सिंबॉलिक हो गया। और उनके बाद हाउ मेनी लेटर्स कम इन द वे, बट मस्ट हैव टू प्लेस ओनली वन डॉट आफ्टर ईच एंड एवरी लेटर। तो ये चाहे जितने भी लेटर आते हैं शुरुआती दौर में और मॉडर्न एज में और मिडिल एंशिएंट एज में, ओल्ड एज में तो हुआ, लेकिन मॉडर्न एज में जितने भी लेटर आते हों महज एक ही डॉट प्लेस करने लगे लोग। ग्रामेरियंस ने भी सबों ने किया, हम लोगों ने फॉलो किया। तो यहाँ पर क्या है कि अब ये एब्रिविएशन है, यानी शब्द संक्षेप है। तो ये अगर तो ये इनका प्रत्येक वर्ड लेटर सिंबॉलिक होता है और प्रत्येक के बाद डॉट दिया जाता है। तो ये डॉट की कहानी क्या है, शुरुआती दौर में जैसे एक डॉट नहीं पड़ता था, जितने लेटर आते थे उतने डॉट पड़ते थे, तो वैसा अब नहीं होता है। यानी अब देखिए एन, अब देखिए अगर किसी एब्रिविएशन का, शब्द संक्षेप का पहला लेटर, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी एब्रिविएशन जस्ट begins with H M N S R F X, इनमें से, यानी मेरे ख्याल से 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 में से किसी एक से होता हो, ज़्यादा जद्दोजहद में नहीं पढ़ना है और ज़्यादा उधेड़-बुन में नहीं पढ़ना है, ऐसे वैसे काहे के लिए, ट्रिक पर चलते हैं हम लोग। अगर किसी एब्रिविएशन का पहला लेटर इनमें से कोई एक हो, उनके पहले एन के इस्तेमाल किए जाएंगे और एन उनके पहले लगा दीजिएगा। जैसे अब देखिए यहाँ पर देखिए HMT, अब देखिए गलतियाँ कहाँ हुई है, मैं यही बताना चाह रहा था आपको। ये टी है ना, टी, तो टी का मतलब क्या हुआ, टूल्स, तो हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स, TOOLS, तो जितने लेटर इसमें टूल्स में आते थे इसके बाद टी के बाद उतने डॉट पहले ओल्ड एज में और मिडिल एज में पढ़ते थे। लेकिन मॉडर्न एज में आने के बाद, ये 1500 के बाद, 1500 के बाद ये ऐसा नहीं किया गया, और बस एक प्रत्येक इनका जो लेटर होता है वो सिंबॉलिक होता है। यानी H फॉर स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान, M स्टैंड्स फॉर मशीनरी एंड T स्टैंड्स फॉर टूल्स, हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स। तो हम एक ही लेटर यहाँ डॉट का प्लेस करके और एक ही डॉट प्लेस कर इनका काम चलाते हैं, काम चलाते हैं, जैसे ही होता है हमारा माना जाता है। तो एक जैसा ने CBSE ने हम लोग अनुमति दिया कि ऐसा कर सकते हैं हम लोग, CBSE बोर्ड ने, तो HMT, तो यहाँ क्या हो जाएगा, NHMT ना हो जाएगा कि H इसमें आ रहा है ना, तो इनके पहले N लगा दीजिएगा। FA यानी फेलो ऑफ आर्ट्स, ये बहुत पहले IA को FA कहते थे, और बिहार में तो जानते हैं, आगे नहीं, बाकी स्टेट्स के बारे में नहीं कह सकते हैं। तो FA फेलो ऑफ आर्ट्स है ना, तो अब यहाँ के F है, यहाँ A है, तो यहाँ NFA फेलो ऑफ आर्ट्स। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आ गया NCC, तो यहाँ लास्ट लेटर भी सिंबॉलिक है, तो वहाँ भी आपको डॉट देना पड़ेगा। NCC ऑफिसर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, NCC ऑफिसर। दैट्स वाई, बिकॉज ये हमारे सिंबॉलिक, हमारे एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन में जितने लेटर, हमारे प्रत्येक लेटर उनका सिंबॉलिक होता है और सबों के बाद डॉट दिया जाता है। और अगर HLMNSRFX से कोई अगर एब्रिविएशन शुरू होता है शब्द संक्षेप, तो उनके पहले एन के इस्तेमाल किए जाएंगे। पुनः अब बात को समझेंगे, जैसे कि बट, आसियान, नाटो, सार्क। अब देखेंगे ये हमारा है, ये हमारा आसियान है, ये हमारा नाटो है, ये सार्क है, ये हमारा यूनेस्को है। अब अंतर कुछ नज़र आ रहा होगा कि HMT को हमने लेटर वाइज उच्चारण किया, HMT, हम इनको हैम्ट नहीं कह सकते। इसी तरह से आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी हमारे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि आसियान को हम ASEAN कह सकते हैं, नहीं। इसी तरह से HMT को हम NCC को NACA कर सकते नहीं। तो यहाँ हमने देखा कि हमने लेटर वाइज उच्चारण किया और यहाँ हम एक साथ उच्चारण किए कलेक्टिवली लेटर का। तो अगर किसी ये भी एब्रिविएशन दोनों एब्रिविएटेड टर्म है, लेकिन अगर किसी लेटर का उच्चारण लेटर वाइज होता हो, किसी एब्रिविएशन का उच्चारण लेटर वाइज होता हो और उनके लेटरों में से पहला लेटर इनमें से कोई एक हो तो वो N लेंगे, और अगर एक साथ उच्चारण होता हो तो द लेंगे। यानी द आसियान,
द नाटो, हम सार्क को SAARC नहीं कहेंगे, तो द सार्क एक साथ कहेंगे, द सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना, यूनेस्को, तो ये द यूनेस्को, तो यही हमारा अंतर है एब्रेविएशन में। तो अगर एब्रिविएटेड टर्म आएगा और अगर उसका लेटर वाइज उच्चारण होगा इनमें से कोई एक, तो यहाँ पर आप उनके पहले एन का इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर मान लिया जाए कि अगर एक साथ उच्चारण ना होकर लेटर वाइज उच्चारण होगा तो वहाँ एन का इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर एक साथ उच्चारण होगा तो द का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, हम अपनी आज की यात्रा को विराम देते हैं। कल या डे आफ्टर टुमारो में भी अल्टरनेटिवली और रेगुलरली हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ये हमारा सीरीज चलता रहेगा, और देखिए 2 महीने तक मेरे ख्याल से हम प्रयास करेंगे कि आपको ये सीरीज को तोड़े नहीं और ले चलें आपको, और सहूलियत से आपके साथ मेरा अगला वीडियो पहुंच जाए, इसीलिए आप इनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, माई गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लेक्चर। आप इनका एक नोट्स बनाइएगा और आगे क्रम को हम यहाँ से बढ़ाएंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।